ललिता क्लासेस में मैं डॉक्टर नवीन कुमार आपके समक्ष एक नेक्स्ट क्लास के लिए जो एफएसएल की साइंटिफिक स्टाफ की हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं कैंडिडेट्स को, एस्पिरेंट्स को, उनमें से क्लास को हम कवर कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक उसको कवर किया था। अभी जो हम कवर करेंगे नेक्स्ट उसी में न्यूक्लियोटाइड से रिलेटेड जो आपके न्यूक्लियोटाइड हैं, जैसे हमने नाइट्रोजनस बेसिस में जो न्यूक्लियोटाइड किए हैं प्यूरिन और पैरिमिडिन, उनके अलावा भी कोई और न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो सेल में प्रेजेंट होते हैं, या अगर न्यूक्लियोटाइड कोई डिजाइन किया जाए इन्हीं का एनालॉग वो नाइट्रोजनस बेसिस का, चाहे वो प्यूरिन का है चाहे वो पैरिमिडिन का है, अगर वो उन्हीं का एनालॉग है तो कहीं ना कहीं बहुत सारी डिजीज से हम बच सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा उनका जो कैसे एनालॉग को डिजाइन या किस किस टाइप के एनालॉग होते हैं, या जो अदर बेसिस के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो क्या क्या होते हैं। देखिए नाइट्रोजनस जो बेसिस है उसमें हमने न्यूक्लियोटाइड्स की, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। आपका एडेनिन है, ग्वानिन है, आपका साइटोसिन है, थायमिन है एंड यूरेसिल है, ठीक है। जब भी डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो रेप्लिकेशन में क्या होगा, ये दो कॉपी है डीएनए की, ठीक है। इनके अपोजिट में या हम बोल सकते हैं इन्हीं कॉपी को हम क्या करते हैं, क्लोन करते हैं या कॉपी नंबरिंग इंक्रीज करते हैं। तो कैसे होगी, ऊपर वाली कॉपी, उसके नीचे उसकी रेप्लिकेट, नीचे वाली कॉपी, उसके नीचे उसकी रेप्लिकेट, ठीक है। आपने देखा कि आपके पास दो कॉपी है, आपकी 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड। इसमें 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो कॉपी थी, कॉपी नंबर ए, मैं इसको नाम दूं एक्स, ये वाई, ठीक है। इसमें क्या हुआ, ये एक्स ऐसे का ऐसे है, ये वाई जब डीएनए को डीनेचर किया गया रेप्लिकेशन के लिए, अब वहां पे प्राइमर और न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे, वो प्रोसीड करेंगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। इसमें 5 प्राइम ये है, 3 प्राइम ये है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे और 3 प्राइम डायरेक्शन को प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अब इसी की दो कॉपी डीएनए एक्स और वाई वो अलग हो गए, इसका क्या बन गया, इसमें एक्स प्राइम, इसमें वाई प्राइम है, कॉपी सेम है, ठीक है। जो इसमें ये एक्स है उसमें ये एक्स है, लेकिन एक्स प्राइम क्या होगी उसकी, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। और डीएनए की यही खासियत है कि वो कॉम्प्लीमेंट्रिटी पे काम करता है, ठीक है। यहां पे इस सीक्वेंस में एक्स में अगर ए था तो यहां पे क्या आएगा, इसमें इस वाली में यहां पे आ जाएगा आपका क्या, टी, ऑब्वियस सी बात है। इसके ये है, ये ए था, यहां पे अगर सी था तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका जी, कॉम्प्लीमेंट्रिटी, ठीक है। यहां पे अगर आपका टी है तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका ए, यही की कॉम्प्लीमेंट्रिटी है, डीएनए की जो ब्यूटी है वो यही है। उसके बाद इस सीक्वेंस में अगर जी है यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सी, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे जी, यहाँ पे अगर टी है यहाँ पे ए, यहाँ पे अगर ए है यहाँ पे टी, ठीक है। क्यों, हमने जो लास्ट क्लास है उसमें कवर किया था प्यूरिन कॉम्प्लीमेंट्री किसका, pyrimidine का, और pyrimidine किसका कॉम्प्लीमेंट्री है, प्यूरिन का, ठीक है। एग्जांपल, ए डबल बॉन्ड बनाता है टी के साथ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये, और जी तीन बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड जिसको बोलते हैं, वो बनाता है सी के साथ, गॉट इट। जी और सी के बीच में तीन बॉन्ड बनते हैं, ये भी एक एग्जाम में आया था, और ए और टी के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, टू हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो बॉन्डिंग होती है ना, ये आप दिख रहे हैं दो, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और जी और सी में कितने बनते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। जो बच्चे लैब अटेंडेंट और डार्क रूम अटेंडेंट की प्रिपरेशन करें वो फोकस करें, क्योंकि आपसे छोटी छोटी चीजें पूछी जाएंगी, कंफ्यूज ना हो, ये क्लियर करें इस चीज को। उसके बाद नेक्स्ट इसी में जो न्यूक्लियोटाइड पे हम जो डिस्कस कर रहे थे
वो क्या है, अदर बेसिस भी होते हैं इनके अलावा। तो ये बेस है, इनके अलावा कोई और भी बेस होता है सेल में, वो क्या क्या होते हैं। जैसे मैं बात करूं, ये तो है ही है सेल में अदर अदर बेसिस, या मैं उनको न्यूक्लियोटाइड भी बोल सकता हूं, न्यूक्लियोटाइड्स इसमें सेल में। जैसे एक एग्जांपल है 5 मिथाइल साइटोसिन, 5 मिथाइल साइटोसिन, ठीक है, एक एग्जांपल ये है। फिर आपका एन एसिटाइल साइटोसिन, एन एसिटाइल आपका साइटोसिन, ठीक है। इसी में जो सेकंड है वो है, थर्ड है एन मिथाइल एडेनिन, एन मिथाइल एडेनिन। फोर्थ है आपका N6 N6 डाइमिथाइल, NN बोलते हैं आप, 6 पोजीशन पे है वो, डाइमिथाइल डाइमिथाइल, ठीक है, क्या आपका एडेनिन, ठीक है। उसके बाद इसी में आपका सुडो यूरेसिल है, यूरेसिल। ये आपके अदर बेसिस भी सेल में प्रेजेंट होते हैं, सेल में ये प्रेजेंट होते हैं। ये तो है ही है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है, न्यूक्लियोटाइड का एडिशन होगा। अगर ये भी है तो इनका भी यूजेस है सेल में, क्योंकि सेल में जो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है, या ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन होता है, तो इनकी रिक्वायरमेंट होती है। जब आपसे पूछा जाए कि ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है अदर देन जो डीएनए में प्रेजेंट होते हैं प्यूरिन और पैरिडीन के अलावा, इन बेसिस की रिक्वायरमेंट कहाँ है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन अगर डीएनए में सेल में हुई है तो ये प्रेजेंट मिलेंगे, और पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन में भी इस टाइप के मिलते हैं। उसके बाद इनके अलावा भी कुछ और बेसिस हैं जो सेल में फ्री स्टेट में अवेलेबल होते हैं, फ्री स्टेट में। जैसे मैं बात करूं, ये फ्री स्टेट में अवेलेबल होते हैं सेल में, ठीक है, जैसे जेंथिन, जेंथिन, हाइपोजेंथिन, ठीक है। और जो थर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे यहां से ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो थर्ड में जो अब डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका यूरिक एसिड। ये फ्री स्टेट में अवेलेबल होते हैं, और जो यूरिक एसिड है ना, ये प्यूरिन जो बेसिस है, प्यूरिन, उनका जब डिग्रेडेशन होता है सेल में, डिग्रेडेशन, तब ये रिलीज होता है प्यूरिन डिग्रेडेशन से। जब ये प्यूरिन डिग्रेडेशन से जब ये रिलीज होगा तो यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं बॉडी में इन्फ्लेमेशन आएगी। साथ में जो अदर डिजीज है, आर्थराइटिस है, या इसी तरीके की जो जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, वो यूरिक एसिड के बढ़ने से बनती है बॉडी में। आजकल जो हम अभी लग्जरी लाइफ में जी रहे हैं, वो यूरिक एसिड की बहुत सारी जो पेशेंट है उनको प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन या यूरिक एसिड की जो मात्रा है वो बॉडी में बढ़ जाती है, जिसके कारण आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, या जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, जॉइंट्स दर्द करते हैं। तो ये चीजें बहुत ही हमारी बॉडी में डिजीज क्रिएट करती है, बहुत सारे डिजीज क्रिएट करते हैं। अगर मैं प्लांट बेसिस के बाद, प्लांट में भी अदर देन नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, वो कौन कौन से अदर देन नाइट्रोजनस बेसिस जो है प्लांट्स में भी होते हैं। ये एनिमल में थे, अब मैं प्लांट में बात करूं अदर बेसिस, जैसे कैफीन, कैफीन, कैफीन भी आपका एक बेस है, ठीक है, ये प्लांट्स में पाया जाता है, जो नाइट्रोजनस बेस है ये प्लांट्स में पाया जाता है। दूसरी आपका थियोफिलिन, फेलिन, जो थर्ड है इंपॉर्टेंट इसी में, थियो आपका ब्रोमीन, थियोब्रोमिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैफीन पे आप डेली डिस्कस करते होंगे, कैफीन की मात्रा आजकल जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनमें कैफीन की मात्रा बढ़ाई जाती है, क्यों, इंस्टेंट एनर्जी के लिए। इसलिए ये जो बेसिस है ये कहीं ना कहीं हमें, मैंने जो
नाइट्रोजनस बेसिस की प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था। नाइट्रोजनस जो बेसिस है वो कैरियर ऑफ एनर्जी है या एनर्जी करेंसी प्रोवाइड करते हैं। कोएंजाइम पे जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है उनमें भी ये हेल्प करते हैं कोएंजाइम फॉर्मेशन में, उनकी कहीं कहीं यूनिट होते हैं। तो कैफीन, कैफीन पे डेली डिस्कस होता है कि ये जो कोल्ड ड्रिंक है आजकल इनमें कैफीन की मात्रा बढ़ा दी गई है, न्यूज में भी आती है। तो कैफीन है क्या? कैफीन एक प्लांट बेस है, नाइट्रोजनस बेस है। तो उसी तरीके से ये बेस भी सेल में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारी जो सिंथेटिक एनालॉग में बात करेंगे, सेल में इन बेस जो ये बेस थे इनकी तो रिक्वायरमेंट है, नॉर्मल अगर सेल है तो इनमें ये बेस मिलेंगे आपको ए बी सी डी यू। अगर सेल में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है या वायरस की एंट्री हुई है या आपको कैंसर हुआ है, उनको डिजीज को रोकने के लिए आजकल अदर जो एनालॉग्स हैं न्यूक्लियोटाइड्स के उनका यूज किया जाता है। जो न्यूक्लियोटाइड के एनालॉग्स हैं वो डिजीज को रोकने में सक्षम है कहीं तक और उन्हीं के बेस पे ड्रग का डिजाइन किया जाता है। मोस्ट ऑफ जो ड्रग्स हैं फॉरेंसिक में जब हम उनको चेक करते हैं, अगर किसी ने ड्रग्स ली है तो डेफिनेटली वो जो एनालॉग्स है उनकी क्वांटिटी चेक अगर वो हो जाती है तो इजी से वो डिटेक्ट हो जाता है कि सस्पेक्ट ने कितनी ड्रग ली है। इसी यही उनका बेसिस होता है, क्योंकि कोई भी ड्रग्स है वो जो डिजाइन होती है वो जो नाइट्रोजनस बेसिस है उनकी एनालॉग होती है। मैं आपको बताता हूँ वो कौन कौन से नाइट्रोजनस जो न्यूक्लियोटाइड है जो एनालॉग है नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें एनालॉग्स पे, एक पेशेंट को एड्स है, एड्स, एक को कैंसर है। अब इन दोनों डिजीज पे हमें वर्क करना है, हमें कहीं ना कहीं एड्स पे जो भी डिजीज उसको कंट्रोल करना है एड्स में, और कैंसर को भी हमें कंट्रोल करना। हम क्या करेंगे, क्योंकि सेल जो है कैंसर सेल बहुत फास्टली डिवाइड करती है, जब फास्टली डिवाइड करेंगी तो उनको नाइट्रोजनस बेसिस की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, नाइट्रोजनस बेसिस की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि जो वो सेल है एक आप ये माने कि मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल आपको एक छोटे से स्पेस में मिल जाएगी कैंसर में, ठीक है। हिंदी भाषा में हम बोलते हैं कि कैंसर की जो गांठ है वो हो गई, वो है क्या गांठ? वहां पे मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं, क्योंकि उन सेल्स को ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसलिए इनको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, एनालॉग का यूज करेंगे। एनालॉग्स, किसके एनालॉग्स? नाइट्रोजनस जो बेसिस हैं उनके एनालॉग। हो सकता है प्यूरिन का एनालॉग बना दो, उनका डिजाइन देखो, ड्रग डिजाइन करके उनका स्ट्रक्चर देखो प्यूरिन का, उसी तरीके का कोई एनालॉग तैयार कर दो, या पैरामिडिन का देखो उसी तरीके से उसका डिजाइन कर दो। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक एनालॉग है एनालॉग ऑफ एंटी न्यूक्लियोटाइड्स, जो नाइट्रोजनस बेसिस है उनके, उन जैसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। वो इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे डीएनए रेप्लिकेशन में और प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। वो फर्दर प्रोसीड नहीं करेगा और सेल रेप्लिकेट नहीं हो पाएगी और सेल डैमेज हो जाएगी, डाई हो जाएगी। पहला एग्जांपल है एलोप्यूरिनोल, ठीक है। एलोप्यूरिनोल जो है प्यूरिन का एनालॉग है, इसका यूज जो किया जाता है एलोप्यूरिनोल का, जो आपका गॉट होता है या हाइपर यूरिसीमिया या सेकंड डिजीज जो गोट होती है उसमें भी ये यूज किया जाता है एलोप्यूरिनोल। न्यूक्लियोटाइड का एनालॉग है नाइट्रोजनस बेसिस का। ये ड्रग्स में जो हम लेते हैं टैबलेट उनमें इसकी मात्रा ज्यादा है, जैसे ही सेल को वो मिलेगा सेल उसको इनकॉर्पोरेट करेगी, डीएनए रेप्लिकेट करेगी जब, और वो सेल में इनकॉर्पोरेट होने के बाद वो प्रोसीड नहीं होगा रेप्लिकेशन और डेफिनेटली सेल क्या हो जाएगी, डाई हो जाएगी। इसलिए हम इसी से एनालॉग से एलोप्यूरिनोल से गोट और हाइपर यूरेसिमिया को रोक सकते हैं। उसके बाद अदर एग्जांपल है जैसे 5-फ्लोरोयूरेसिल, ठीक है। 5-फ्लोरोयूरेसिल एज अ ग्वानिन, ये भी एक एनालॉग है ग्वानिन का। ये यूरेसिल का एनालॉग है, ये आपका
ग्वानिन का एनालॉग है, जब ग्वानिन की सेल को रिक्वायरमेंट होगी उसकी जगह ये ले लेगा क्योंकि हमने वो टैबलेट में लिया है, और डीएनए रेप्लिकेशन रुक जाएगा और जो भी सेल है वो प्रोसीड नहीं कर पाएगी। दूसरा जो एग्जांपल है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम देखें उसको, जैसे ये सारे के सारे चाहे 5-फ्लोरोयूरेसिल है, एज ए ग्वानिन है, या उसके साथ में जो है जैसे 5-6 एज ए यूरिडीन है, एज ए यूरिडीन है 5-6 एज ए यूरिडीन है, ये सारे के सारे कैंसर ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं, कैंसर ट्रीटमेंट। ठीक है, अगर सेल किसी को कैंसर हुई है तो उसको टैबलेट दे दी जाती है जिनमें ये ड्रग्स या एनालॉग होते हैं, तो डेफिनेटली जब रेप्लिकेशन होगी ये नाइट्रोजनस बेसिस की जगह ले लेंगे और सेल रेप्लिकेट नहीं कर पाएगी, सेल रेप्लिकेट नहीं होगी, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा, कैंसर सेल का जो भी प्रोडक्शन है वो रुक जाएगा और वो प्रोलिफरेट या आगे नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, ये कैंसर को रोकने का एक तरीका है। उसके बाद जब भी हम कोई भी ट्रांसप्लांट करते हैं, मान के चलिए किसी कैंडिडेट को लिवर ट्रांसप्लांट करना है, लंग्स ट्रांसप्लांट करना है, तो उस कैंडिडेट को ये हो सकता है, बच्चे इसको नोट करें, अच्छी तरह नोट करें, ट्रांसप्लांटेशन में एनालॉग यूज किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी ट्रांसप्लांटेशन होता है किडनी का, नी का, घुटने का, लंग्स का, लिवर का, तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उसमें क्या होती है, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन हो जाती है, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन। ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन होगी तो जो ट्रांसप्लांट ऑर्गन हुआ है वो सेल बॉडी क्या करेगी, या सेल की बॉडी की जो सेल है उसको क्या कर देंगी, रिजेक्ट कर देगी। रिजेक्ट कैसे करेंगी, उसके खिलाफ एंटीबॉडी तैयार कर देंगी और एंटीबॉडी उनको क्या कर देगी, एनगल्फ करेगी और उसको डैमेज कर देगी जो भी ऑर्गन। इस चीज को ट्रांसप्लांटेशन की इम्यूनोलॉजिकल जो भी है रिएक्शन है उसको सप्रेस करने के लिए, सप्रेस करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, सप्रेसर की जरूरत पड़ेगी। जो सप्रेसर होंगे वो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन को रोकेंगे ताकि वो एंटीबॉडी ना बनाए बॉडी। सप्रेसर उसको क्या करेंगे, सेल को रोकेंगे ताकि जो बॉडी है या सेल है वो एंटीबॉडी का जनरेट ना करे और ट्रांसप्लांटेशन का रिजेक्ट ना हो। तो वो सप्रेसर क्या होते हैं, वो भी आपके नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के एनालॉग्स होते हैं। जैसे एक एग्जांपल है आपका एजाथियोप्रिन, एग्जांपल है एजाथियोप्रिन, ये बहुत अच्छा एनालॉग है किसके लिए, सप्रेस करने के लिए, किसको, इम्यूनोलॉजिकल रिजेक्शन को। आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझना है, क्लियर करना है, ट्रांसप्लांटेशन करना है। अगर हो सकता है किसी दूसरे का हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो हमारी बॉडी रिएक्शन दिखा सकती है, एंटीबॉडी जनरेट होगी। जब भी कोई बाहर से चीजें लेते हैं, एंटीजन आता है बॉडी में, एंटीबॉडी हमारी बॉडी में बनती है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाती है। इसमें भी ऐसा होगा क्योंकि ऑर्गन किसी और का है, तो एंटीजन वो ऑर्गन है, बॉडी ने उसको डिटेक्ट कर लिया एज ए एंटीजन, उसके खिलाफ वो एंटीबॉडी बनाएगी, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन होगी, और वो जो बॉडी है या सेल है वो उसको रिजेक्ट कर देंगे। इसका मतलब आपका ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस जो है वो फेल हो गया। उन चीजों को रोकने के लिए हम सप्रेसर का यूज करते हैं ताकि इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन ना हो और जो ऑर्गन है या ट्रांसप्लांटेशन है वो रिजेक्ट ना हो। ये सप्रेसर क्या होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड एनालॉग्स होते हैं। उनमें से एक अच्छा एग्जांपल आपका एजाथियोप्रिन, ये एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, इनमें से कौन सा एक एग्जाम ऐसे पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांसप्लांट इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन सप्रेसर। ट्रांसप्लांटेशन इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन में जो सप्रेसर का काम करता है वो कौन सा है, तो वो एजाथियोप्रिन है। इसी तरीके से बहुत सारे ट्रांसप्लांटेशन में सप्रेसर के जो होते हैं उनका यूज किया जाता है। ये न्यूक्लियोटाइड एनालॉग्स है, न्यूक्लियोटाइड की जगह लेके उसको रिएक्शन को क्या कर देते हैं, स्टॉप करते हैं इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन को। उसके बाद एड्स को रोकने के लिए, एड्स पे बहुत सारी रिसर्च है, एड्स को रोकने के लिए क्या यूज किया जाता है एनालॉग, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब किसी पेशेंट्स को, ये तो कैंसर की ट्रांसप्लांटेशन के दो एग्जांपल हो चुके हमारे, कैंसर में यूज हुआ, ट्रांसप्लांटेशन में यूज हुआ, एनर्जी में यूज हुआ, कैफीन की फॉर्म में। ठीक है, और अभी जो अब करने जा रहे हैं वो एड्स है, CT याद रखना, ये तीन हमने डिस्कस अभी कर चुके हैं, फोर्थ अभी हम करने जा रहे हैं।
एड्स में किसी कैंडिडेट्स को एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो बच्चा आप लैब असिस्टेंट अटेंडेंट या डार्क रूम अटेंडेंट की प्रिपरेशन कर रहा है, वो इस पे फोकस करे। ये सिंड्रोम है, एक डिजीज के बाद दूसरी डिजीज होती है, दूसरी के बाद तीसरी डिजीज होती है, फोर्थ फिफ्थ ऐसे डिजीज होती चलती है, उसको बोलते हैं सिंड्रोम। जो एड्स है वो सिंड्रोम है, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो सेल है उनकी जो इम्यूनोलॉजिकल पावर है वो डाउन हो जाती है एड्स में, या बॉडी की इम्यूनोलॉजिकल जो पावर है, इम्यूनिटी है, वो हमारी वीक हो जाती है। एड्स जो वायरस है वो यही काम करता है, ठीक है। अब इसमें जो एड्स में जाइडोविडिन, इसको AZT से भी जाना जाता है। जाइडोविडिन एक एनालॉग है, ठीक है, जिसका नाइट्रोजनस बेस का ये एनालॉग है, तो उसका यूज किया जाता है ताकि जब एड्स की सेल रेप्लिकेट करे, ये इनकॉर्पोरेट हो जाए वहां पे नाइट्रोजनस बेस की जगह, और आगे एड्स फर्दर प्रोलिफरेट ना करे। एग्जांपल के नाम से बताता हूं, मान लीजिए एड्स का वायरस है, इसका ये डीएनए है, ये रेप्लिकेट करेगा, ठीक है, क्योंकि एड्स हो गया पेशेंट को। वहां पे अगर आप एक ये बेस है, एक दूसरा बेस यहाँ पे है, आपस में ये क्या करते हैं, कंप्लीमेंट्रिटी करते हैं। अगर इस बेस की जगह जाइडोविडिन कर देते हैं, क्योंकि वो एनालॉग है, इस बेस का एनालॉग कौन है, AZT, जाइडोविडिन, ठीक है, यहां पे इंकॉर्पोरेट हो गया, तो ये वाला जो बेस है जो इसे कंप्लीमेंट्रिटी करता है, ये नहीं कर पाएगा, डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा और सेल डाई। ठीक है बच्चे, ये एक सिंपल प्रोसेस है, इसको समझने की कोशिश करना। जब AZT यहाँ पे आ जाएगा एक स्ट्रैंड में, यहाँ पे कंप्लीमेंट्रिटी नहीं हो पाएगी, कंप्लीमेंट्रिटी नहीं होगी, डबल स्ट्रैंडेड नहीं बनेगा, और सेल क्या हो जाएगी, रेप्लिकेट नहीं करेगी। तो सेल जब रेप्लिकेट नहीं करेगी, रेप्लिकेशन नहीं करेगी, तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो ट्रांसलेशन नहीं होगा। ये तीनों प्रोसेस आपस में, तीनों प्रोसेस सेल में रिक्वायर्ड है। सेल की फंक्शनल एक्टिविटी के लिए तीनों प्रोसेस होने जरूरी है। ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, तो डेफिनेटली सेल विल डाई, ठीक है। ये था हमारा एड्स के ऊपर। और दूसरी बात, डायडा जो नोसिक है वो भी यूज की जाती है। जाइडोविडिन एक है एड्स में, दूसरी डायडा नोसिक, ये भी यूज की जाती है, ठीक है। इसको जो हमारी सेल है वो उसी की तरह क्या करती है, इनकॉर्पोरेट कर लेती है, जैसे AZT को भी इनकॉर्पोरेट किया, और कंप्लीमेंट्रिटी नहीं होगी, रेप्लिकेशन नहीं होगा, रेप्लिकेशन नहीं होगा तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो ट्रांसलेशन नहीं होगा। इनको बोलते हैं हम, जितने भी हमने एनालॉग अभी डिस्कस किए हैं, ये सारे के सारे एनालॉग जो है ये सिंथेटिक एनालॉग है, एनालॉग्स ये डिजाइन किए जाते हैं, रिसर्च की जाती है, उसके बाद इनको डिजाइन करके फाइनली इनको इनकॉर्पोरेट किया जाता है, या किसी टैबलेट में या ड्रग्स में दिया जाता है, ताकि हम किसी भी डिजीज पे वर्क कर सके या उसको रोक सके, ठीक है। नेक्स्ट, इसी अगर हम देखें, ये इंपॉर्टेंट चीजें हमने कवर की है बच्चे, CTE को याद रखना, CTEA, ठीक है, क्या क्या काम करता है एनालॉग, ये मैंने अच्छे से बताया है इसमें। अब हम बात करेंगे डीएनए। डीएनए पे हमने क्या किया है, काफी डिस्कशन किया है, सारे फैमिलियर हो गए आप, क्या क्या कहाँ ग्लाइकोसाइड, कहाँ पे आपकी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग है, उसके बाद किस तरीके से बैकबोन, बैकबोन में क्या क्या चीजें आती है, बैकबोन पे भी मैंने डिस्कस किया था। अब अगर हम देखें 3 प्राइम एंड 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है डीएनए में, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। ये आपका यहाँ पे बेस है, कोई भी नाइट्रोजनस बेस, कोई प्यूरिन पेरिमिडेट, अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा इसको। फिर आपका ये O है, यहाँ पे OH था, OH के साथ एस्टर बॉन्ड हो गया किसका, फॉस्फेट का, 1 फॉस्फेट 2 फॉस्फेट, देन आपका जो भी 3 फॉस्फेट है। इस तरीके से जब फॉस्फेटिक होगा तो उसमें क्या होगा, एक फॉस्फेट उसे बाइंड करेगा, करने के बाद आपका जो O है CH2 वाला, उसके बाद ये नेक्स्ट आपकी शुगर यहाँ पे अटैचमेंट हो जाएगी,
शुगर की जब इससे अटैचमेंट होगी इस तरीके से ये स्ट्रक्चर चलता जाएगा, फर्दर प्रोसीड करेगा। उसके बाद यहाँ पे CH2O और P, ये फिर बॉन्डिंग है आपकी फॉस्फेट 5 प्राइम पे 3 फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ पे एक फॉस्फेटिक ग्रुप है, ठीक है। एक एस्टर बॉन्ड ये है, एक एस्टर बॉन्ड यहाँ पे है, इसलिए इसको फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड बोलते हैं। एक आपका ये है, एक आपका ये है बच्चे। यहाँ पे सिर्फ एक ही फॉस्फेट रह जाती है, 2 फॉस्फेट बाहर आ जाती है, 2Pi, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, और इसीलिए बोलते हैं शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट, इसी को बोलते हैं बैकबोन ऑफ डीएनए। शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, इसी तरीके से चेन में जो ये आपकी सीक्वेंस होती है उसको बोलते हैं बैकबोन ऑफ डीएनए, बैकबोन ऑफ डीएनए, ठीक है बच्चे। अब इसी में हमने देखा कि जब भी कोई नाइट्रोजनस बेस, एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ये है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ऐसे ही चलेगा, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड, ये चलता रहे नीचे तक। उस साइड में जो दूसरा होगा वो भी 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड, क्योंकि डीएनए क्या होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, नेक्स्ट 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड। जब ये 5 प्राइम है आपका, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, तो ये क्या होगा आपका, इधर आपका 5 प्राइम होगा, इधर आपका 3 प्राइम होगा, ठीक है बच्चे। ये आपका क्या है 3 प्राइम एंड है, ये वाला जो एंड है ये 3 प्राइम एंड है। इसी तरीके से 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5, ठीक। अब यहाँ पे भी शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट बैकबोन होगी, और यहाँ पे जो इसके बॉन्डिंग होगी नाइट्रोजनस बेसिस होंगे, इस पे भी क्या होगा आपका, नेक्स्ट इस पे जो बॉन्ड होगा वो भी नाइट्रोजनस बेसिस का होगा, यहाँ पे फिर से नाइट्रोजनस बेसिस होगा, इस तरीके से रो चलेगी। इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी डबल बॉन्ड किसके बीच में, प्यूरिन एंड पेरिमिडिन के बीच में, ठीक है। किसके, A और T है उसके बीच में डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे अगर G आ जाए वहां पे ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तो बच्चे ये याद रखना आपको, इसको बोलते हैं चारगाफ रूल। चारगाफ रूल 1940 में चारगाफ ने ये रूल दिया कि जब भी एक प्यूरिन पेरिमिडिन से बाइंड करेगा, कंप्लीमेंट्रिटी होगी वहां पे, तो कंप्लीमेंट्रिटी होगी तो हम यहाँ पे ये नहीं बता रहे कि A डबल T G डबल C, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं। तो प्यूरिन और पेरिमिडिन की कंप्लीमेंट्रिटी कब होगी, जब आपकी जो सीक्वेंस है या आपका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड है वो किस में हो, डबल स्ट्रैंड फॉर्म में हो, डबल स्ट्रैंड फॉर्म में, डबल स्ट्रैंड कैसे, एक ये स्ट्रैंड एक ये स्ट्रैंड, ठीक है, तभी तो वो आपस में बॉन्डिंग बनाएंगे कंप्लीमेंट्रिटी के साथ। इसका मतलब डबल स्ट्रैंडेड अगर कोई भी चीज है उसमें कंप्लीमेंट्रिटी है, अगर वो सिंगल स्ट्रैंड है फिर कंप्लीमेंट्री होगी नो, कैसे होगी, क्योंकि सिंगल स्ट्रैंड है। तो इसका मतलब चारगाफ रूल को जो ओबे करता है, चारगाफ रूल को कौन ओबे करता है, डबल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंड चारगाफ रूल को क्या करता है, ओबे करता है डीएनए, डबल स्ट्रैंड डीएनए, लेकिन सिंगल स्ट्रैंड डीएनए चारगाफ रूल को ओबे नहीं करता है। क्यों नहीं करता है वो रीजन बताता हूं। अब देखिए यहां पे अगर A है तो यहां पे क्या होगा T, यहां पे अगर T है यहां पे क्या होगा A, यहां पे अगर G है यहां पे क्या होगा C, यहां पे अगर C है तो यहां पे क्या होगा G, यहाँ पे फिर C है, फिर C है, फिर G है, इस तरीके से C G G। अब आप एक चीज देखना, जितने इसमें प्यूरिन है, यहाँ पे जितने प्यूरिन है, अब ये देखिए यहाँ पे क्या है पेरिमिडिन है, यहाँ पे प्यूरिन है, यहाँ पे पेरिमिडिन है, इट मींस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में क्या होता है, प्यूरिन इज इक्वल टू
पैरामिडिन। गॉट इट? प्यूरिन, पैरामिडिन, प्यूरिन, पैरामिडिन, पैरामिडिन, प्यूरिन, प्यूरिन, पैरामिडिन, पैरामिडिन, प्यूरिन। तो बच्चे प्यूरिन इज इक्वल टू पैरामिडिन। सो इसको बोलते हैं मोलर इक्विवेलेंस। मोलर इक्विवेलेंस, मोलरिटी, मोलर इक्विवेलेंस है, जितने प्यूरिन है उतने ही पैरामिडिन है। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अच्छे से इन चीजों को समझें, ताकि एग्जाम में कोई भी पॉइंट, कोई भी क्वेश्चन आपसे स्किप ना हो। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें इसी में, अब बात करते हैं डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड हो गया। अब डबल स्टैंडर्ड डीएनए कहां से कैसे डिस्कवर किया गया वो देखते हैं। डबल स्टैंडर्ड डीएनए, वाटसन क्रिक, इन्होंने इसका स्ट्रक्चर देखा एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से। वो जो डीएनए था वो डबल स्टैंडर्ड पाया गया। ठीक है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है नॉर्मली। या हम स्ट्रक्चर को ऐसे डिजाइन करें इस तरीके से, ये आपका क्या है, इसका सेंट्रल एक्सिस है। ठीक, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए का जब एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से वाटसन क्रिक ने स्ट्रक्चर देखा, तो जो सेल में जो डीएनए मिला वो डबल स्टैंडर्ड था। लेकिन डबल स्टैंडर्ड डीएनए की काफी फॉर्म होती है। जैसे मैं बात करूं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए दो टाइप का हो सकता है। पहले राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। जो राइट चीजें, ये जो डबल स्टैंडर्ड का स्ट्रक्चर है वाटसन एंड क्रिक मॉडल के अकॉर्डिंग, अगर ये राइट साइड में रोटेट करेगा, राइट साइड में रोटेट करेगा, राइट साइड इस तरीके से रोटेट कर रहा है। ठीक है, अगर ये ऐसे करेगा, इस तरीके से करेगा, ठीक, अगर आप ऐसे करेगा तो वो आपका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड डीएनए, लेफ्ट हैंड साइड डीएनए, इनमें डिफरेंस क्या होता है, कैसे डबल स्टैंडर्ड डीएनए की फॉर्म है, वो कितने टाइप की होती है, वो डिस्कस करेंगे। अब जो अगर हम डीएनए देखें, बच्चे कमेंट्स इस बच्चे का आया है इसमें, कमेंट्स सर क्लासेस आप अच्छे से कवर कर रहे हैं, होप फॉर द बेस्ट सर, क्लासेस को ऐसे मेंटेन रखें। ओके बच्चे, क्लासेस को ऐसे मेंटेन रखेंगे, और जो भी हम कवर कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर रहे हैं। इसमें कहीं भी मुझे लगता है कि क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस हैं, मैं उसको कवर करता हूं। कोई भी ऐसा लूप होल नहीं मिलेगा आपको कि आपका एमसीक्यूज ना निकले। डेफिनेटली आप एमसीक्यू निकालेंगे अगर मेरी वीडियो को अच्छी तरह आप उसको कवर करते हैं विद नोट्स। आप नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद अब डबल स्टैंडर्ड डीएनए में क्या एंटी पैरेलल है, कंप्लीमेंट्रिटी है, ये तो बार बार कर चुके। एंटी पैरेलल कैसे है, ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, तो ये 3 प्राइम एंड होगा तो ये 5 प्राइम एंड होगा, क्या होगी आपकी एंटी पैरेलल। ठीक है, पैरेलल ही एंटी पैरेलल है। पैरेलल ये होती है 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड, 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड, इसमें कंप्लीमेंट्रिटी नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, ये कंप्लीमेंट्रिटी नहीं मिलेगी, ये पैरेलल स्ट्रैंड है, ये आपकी एंटी पैरेलल स्ट्रैंड है, एंटी पैरेलल। ठीक है, एंटी पैरेलल। बच्चे ध्यान रखना, डबल स्टैंडर्ड वाटसन क्रिक का जो मॉडल है वो कंप्लीमेंट्रिटी को फॉलो करता है, साथ में एंटी पैरेलल स्ट्रैंड है या एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर होता है उसका। उसके बाद राइट हैंडेड है। इन्होंने वाटसन क्रिक ने क्या देखा, जो डीएनए की डबल स्ट्रैंड फॉर्म थी वो बीडीएनए, बीडीएनए, बीडीएनए। जो आपके डबल स्टैंडर्ड फॉर्म है डीएनए के, वो बहुत सारे होते हैं, लगभग 6 टाइप के डीएनए होते हैं। अगर हम डिस्कस करें डबल स्टैंडर्ड डीएनए 6 टाइप्स, ये भी एक एग्जाम में आने कितने टाइप के डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जैसे ए बी सी डी ई और जेड। 6 टाइप में आपका ए बी सी डी ई और जेड। ठीक है, ए डीएनए पे ज्यादा वर्क किया जाता है, बी डीएनए अबंडेंट फॉर्म में, नेचर में सबसे ज्यादा मिलने वाली डबल स्टैंडर्ड फॉर्म वो बी डीएनए है। वाटसन क्रिक ने जिस पे वर्क किया था, ये स्ट्रक्चर डिजाइन किया था, इसके अकॉर्डिंग जो राइट हैंड साइड डीएनए है, राइट हैंड बी डीएनए फॉर्म है, वो नेचर में अबंडेंट फॉर्म में है।
उसके बाद जेड फॉर्म है, जेड फॉर्म पे भी ज्यादा ही वर्क है, जिगजैग मैनर में इसको डिजाइन किया जाता है। और जो ए फॉर्म है वो आपकी क्या है, ए फॉर्म है चाहे आपकी बी फॉर्म है, ये क्या सारी, ए फॉर्म भी आपकी राइट हैंड है, बी फॉर्म भी आपकी राइट हैंड है, जेड फॉर्म जो है, अगर हम जेड फॉर्म की बात करें ये लेफ्ट हैंडेड है, लेफ्ट हैंडेड, ठीक है, लेफ्ट हैंड जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, राइट हैंड लेफ्ट हैंड। आप रोटेट करें स्क्रू, स्क्रू को जैसे हम रोटेट करते हैं राइट हैंड और अपोजिट करें तो वो लेफ्ट हैंड होता है। तो इसी तरीके से स्ट्रक्चर को जब मैं रोटेट करूंगा, ऐसे रोटेट करूंगा तो वो राइट हैंड होगा, मैं ऐसे रोटेट करूंगा तो वो लेफ्ट हैंड होगा, ठीक है। कॉइलिंग जब हम डीएनए की करते हैं, या आप टेलीफोन की कोई वायर लें क्योंकि वो ऑलरेडी कॉइल्ड फॉर्म होती है, उसको रोटेट करें राइट साइड में और कॉइलिंग होगी, लेफ्ट साइड में उसको रोटेट करें तो कॉइलिंग क्या होगी, ओपन होगी। अभी क्या है, इसी में हम जो आपका बी फॉर्म डीएनए है उस पे हम ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि यहां से ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। क्योंकि जो बी फॉर्म में है जैसे एंटी पैरेलल है, टर्न है और जो पिच है, इस कंप्लीट प्रोसेस को यहां से लेके यहां तक जो आपकी टर्न है, एक टर्न माना जाता है इसको, यहां से लेके और यहां तक जो होती है ये कंप्लीट टर्न है, टर्न, या हम बोलते हैं इसको पिच, पिच है। इसमें बी फॉर्म ऑफ डीएनए की मैं बात कर रहा हूं, बी फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है, बी फॉर्म ऑफ डीएनए में 10 बेस पेयर होते हैं एक टर्न में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बेस पेयर, क्योंकि बेस पेयर उनका कंप्लीमेंट्रिटी तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, कंप्लीमेंट्रिटी है, उसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो 10 बेस पेयर है एक टर्न में, एक पिच में। लेकिन जो ये एक टर्न है इसकी लेंथ कितनी है, तो टर्न के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो उसकी लेंथ है वो 34 एंगस्ट्रॉम है, ये इस कंप्लीट टर्न की लेंथ 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर, ठीक है, 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 आपका नैनोमीटर 10 पेयर में आता है। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, अगर 10 पेयर आपके बेस पेयर जो है, ये भी एक एग्जाम में आया था, जो एक बेस पेयर है उसकी कितना वो स्पेस टर्न में लेता है, 34 एंगस्ट्रॉम कितने के 10 में, एक कितने में आएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम में, 34 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर है 3.4 नैनोमीटर के। तो आपका जो एक आएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होगा 0.34 नैनोमीटर, ठीक है, 34 एंगस्ट्रॉम 3.4 नैनोमीटर के, 3.4 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर 0.34 नैनोमीटर। मींस एक बेस पेयर जो है, एक बेस पेयर मान लीजिए ये है और ये टी है डबल स्ट्रैंड में, उसका जो स्पेस होता है वो लगभग 0.34 नैनोमीटर की लेंथ लेता है, ठीक है बच्चे, ये एग्जाम में पूछा गया था, एक बेस पेयर 0.34 लेता है, वो कैसे लेता है, कितने बेस पेयर होते हैं डीएनए की एक पिच में या टर्न में 10 होते हैं, पूरी कंप्लीट पिच कितनी 34 एंगस्ट्रॉम की, 3.4 आपका एंगस्ट्रॉम होता है 3.4 नैनोमीटर, ठीक है, ये एंगस्ट्रॉम बस, क्योंकि आपने 34 एंगस्ट्रॉम को 10 से डिवाइड किया, 3.4 एंगस्ट्रॉम आया है। अब जो 34 एंगस्ट्रॉम है 3.4 नैनोमीटर के बराबर होता है, उसको बराबर भी रख सकते हैं 3.4 नैनोमीटर, ठीक है, और 3.4 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर आता है 0.34 नैनोमीटर के, ठीक है, स्पेशल लिख सकते हैं। उसके बाद इसी में कि आपकी जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन होती है वो आइडेंटिकल नहीं होती, ऑब्वियस सी बात है, अगर वो आइडेंटिकल हुई तो वो कंप्लीमेंट्रिटी नहीं है। आइडेंटिकल क्यों नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे ए हो सकता है तो ऑब्वियस सी बात यहाँ पे टी होगा, यहाँ पे जी है यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे मान लीजिए सी है यहाँ पे जी होगा, तो आपकी आइडेंटिकल कैसे हुई, आइडेंटिकल हुई तो वो कंप्लीमेंट्रिटी नहीं है। आइडेंटिकल होगी, आइडेंटिकल अगर दोनों स्ट्रैंड बराबर है, सेम न्यूक्लियोटाइड है, ए है यहाँ पे, ए है, जी है यहाँ पे, ये हो ही नहीं सकता। अगर वो आइडेंटिकल है तो ये समझो वो कंप्लीमेंट्रिटी नहीं है। अगर नॉन आइडेंटिकल है
ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था। नॉन आइडेंटिकल है तो डेफिनेटली वो कॉम्प्लीमेंट्री है उनके बीच में, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री कैसे? प्यूरिन किसके साथ पेयर करेगा? पैरामिडिन के साथ। कभी भी कॉम्प्लीमेंट्रिटी में प्यूरिन पैरामिडिन प्यूरिन के साथ पेयरिंग नहीं करेगा और पैरामिडिन पैरामिडिन के साथ पेयरिंग नहीं करेगा। बच्चे याद रखना इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट, ये था हमारा बी डीएनए पे डिस्कशन। बी डीएनए पे जो डबल स्टैंडर्ड है उसमें दो है डबल स्टैंडर्ड पे, 5 प्राइम 3 प्राइम, आपकी 3 प्राइम 5 प्राइम। ये जो स्ट्रैंड होती है ये सेंस स्ट्रैंड होती है, सेंस। क्योंकि कोई भी जब एंजाइम आता है, चाहे वो रेप्लिकेशन कर रहा है या ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, तो जब भी रेप्लिकेशन के लिए आरएनए डीएनए पॉलीमरेज आएगा, इस स्ट्रैंड से बाइंड करेगा, वो यहाँ पे बाइंडिंग होगी उसकी, इसको सेंस करेगा। इसको सेंस करके जो प्रोडक्ट तैयार करेगा, एमआरएनए बनाएगा, ये एमआरएनए बनाएगा, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्रिटी बनाएगा इसके साथ। क्योंकि अगर ए यहाँ पे है, वो पॉलीमरेज यहाँ पे टी पुट करेगा, यू होगा, वैसे तो आरएनए एमआरएनए के अंदर यू होगा, ठीक है। यहाँ पे जी है, यहाँ पे सी करेगा, यहाँ पे सी है, यहाँ पे जी होगा, इसमें जो एमआरएनए आपका बन रहा है, ठीक है बच्चे, इस चीज को ध्यान रखना। तो ये सेंस स्ट्रैंड है, तो ये स्ट्रैंड क्या हुई आपकी एंटी सेंस, ये स्ट्रैंड एंटी सेंस। इसको सेंस स्ट्रैंड को मैं क्या बोल सकता हूं? कोडिंग, कोडिंग। इसको मैं क्या बोल सकता हूं? एंटी कोडिंग, ठीक है। ये इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि इसको कैसे बोलेंगे। इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? एक नाम और है, तीसरा नाम सेंस हो गया, कोडिंग हो गया, तीसरा नाम टेम्पलेट, टेम्पलेट। इसको क्या नाम देंगे? एंटी सेंस के साथ, एंटी कोडिंग के साथ नॉन टेम्पलेट, नॉन टेम्पलेट, ठीक है। तो एक इस ट्रेंड के 3 नाम हो गए, एंटी सेंस, एंटी कोडोन, एंटी कोडिंग, आपकी नॉन, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, इसको ये एंटी कोडोन की सेंस नहीं बनती और बहुत बार ये कभी भी आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। मोस्टली या मिलेगा ये, या मिलेगा ये, या मिलेगा ये, या मिलेगा ये बहुत, ये मिल सकता है कोडिंग का, मिल सकता है कोडिंग का, लेकिन इसका कई बार नहीं मिलता बुक्स में, क्योंकि वो सेंस में नहीं आता। एंटी कोडोन तो एकदम से अपोजिट हो गया वहां पे। उसके बाद आपका अगर हम बात करें जो डीएनए था हमारा, जो स्ट्रक्चर है, उसमें और क्या चीजें हो सकती हैं? राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड हो गया, आपकी फॉर्म मैंने बता दी। सेल में डीएनए में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। सेल का जो डीएनए है न्यूक्लियस में है, ये आपका सेल है, इस सेल में ये हमारा न्यूक्लियस है, डबल लेयर है, ये दिखाने की बार बार जरूरत नहीं है इस चीज की। यहां पे आपका क्या होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है, ये डीएनए प्रेजेंट है, ये जो डीएनए है ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में, ठीक। किस फॉर्म में प्रेजेंट है? क्योंकि डीएनए में अकेला डीएनए ही प्रेजेंट नहीं होता, जब वो अगर वो कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, उसमें क्या होता है, बहुत सारे प्रोटीन भी बाइंड करते हैं, डीएनए की कॉइलिंग में हेल्प करते हैं, ताकि एक जो डीएनए थ्रेड फॉर्म में वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो। क्योंकि अगर आप देखें जो डीएनए होता है वो लीनियर फॉर्म में है, ठीक है, क्रोमैटिन जिसको, उसके बाद ये जो कन्वर्ट होता है ये आपका क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे बहुत सारी डीएनए की कॉलिंग होती है, तो वो कौन करता है? कौन मेंटेन रखता है? इसमें क्या है, जो प्रोटीन है वो उनका बहुत बड़ा रोल है। अगर हम प्रोटीन की बात करें, जो इनको कॉइलिंग में हेल्प करते हैं या क्रोमोसोम में कन्वर्ट करने की, जो इसको मेंटेन करके रखते हैं, इनको जो हम बोलते हैं हिस्टोन्स बोलते हैं, जो प्रोटीन होते हैं। इसमें जो प्रोटीन होते हैं वो इसको क्रोमोसोम फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटीन होते हैं, ये आपका डीएनए है, ये हमारा डीएनए है। हमें पता है जो डीएनए होता है, ये एग्जाम में पूछा गया था, मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या था। डीएनए जो होता है वो एसिडिक होता है,
एसिडिक, किसके कारण? फॉस्फेटिक ग्रुप के कारण। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, जो डीएनए होता है उसका जो एसिडिक नेचर है वो किसके कारण है? फॉस्फेट के कारण। नेगेटिव चार्ज किसके कारण है? आपकी फॉस्फेट के कारण है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोटीन है जो इनको कॉलिंग में हेल्प करता है, ऐसे कॉलिंग में इनको बाउंड करके रखता है, क्रोमोसोम में प्रिपेयर करता है, तो वो प्रोटीन को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हिस्टोन्स। ठीक है बच्चे, मैं बता देता हूं यहाँ पे, हिस्टोन प्रोकैरियोटिक जो बैक्टीरियल सेल है उनमें हिस्टोन नहीं होते, उनमें यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन्स होते हैं। ये याद रखना, ये भी एक एग्जाम में आता कि हिस्टोन किस सेल में प्रेजेंट होते हैं? यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते। अब जो हिस्टोन्स प्रोटीन है उनका जो नेचर है वो क्या है? बेसिक है, बेसिक अमीनो एसिड होते हैं इसमें, इसलिए उसका नेचर क्या है? बेसिक होता है। ये भी एक एग्जाम में पूछा था, हिस्टोन की प्रॉपर्टी नेचर क्या है? बेसिक है। डीएनए का एसिडिक है, तो जब एसिडिक और बेसिक मिलेगा वो न्यूट्रल हो जाएगा, इसलिए दोनों आपस में ये एंटेंगल करते हैं। कैसे एंटेंगलिंग करते हैं? ये डीएनए है, यहाँ पे हिस्टोन, एक हिस्टोन है, ठीक, उसके बाद फिर इसकी कॉइलिंग होगी डीएनए की। कॉइलिंग के लिए जो हिस्टोन्स अवेलेबल होंगे वो ओक्टामर की फॉर्म में प्रेजेंट है, ओक्टामर, और ये डीएनए क्या करेगा? कॉइल करेगा यहाँ इनके चारों तरफ, और फिर से आगे प्रोसीड करेगा। फिर से यहाँ पे क्या होगा? आपका एक हिस्टोन प्रेजेंट होगा जिसको हम क्या बोलते हैं? लिंकर हिस्टोन बोलते हैं। लिंकर हिस्टोन के टाइप बताऊंगा तब बताऊंगा आपको कि लिंकर डीएनए क्या होता है, लिंकर हिस्टोन कौन से होते हैं। हिस्टोन के टाइप हैं, जैसे हम बात करें हिस्टोन जो है नॉर्मली जो सेल सिस्टम है उसमें 5 टाइप के जो डीएनए से बाइंड करते हैं, 5 टाइप के हिस्टोन्स। कैसे? H1 हिस्टोन जिसको हम लिंकर बोलते हैं, ये लिंकर हिस्टोन है H1। ठीक है, H1 H1 ठीक है। उसके बाद और जो हिस्टोन है वो कॉइलिंग करते हैं, किसकी? डीएनए की, डीएनए की रैपिंग करते हैं, डीएनए को अपने चारों तरफ कॉइल करने का या लपेटने का काम करते हैं, रैपिंग करने का काम करते हैं। तो वो कौन कौन से? आपका H2 हो गया, H2 H2 H3 और H4। ठीक है, ये हमारे हिस्टोन्स है। लेकिन H2 में 2 टाइप के होते हैं, H2A और जो सेकंड है H2B। ये हमेशा जो H2A और H2 होता है वो हमेशा टेट्रामर की फॉर्म में होता है, टेट्रामर। H2A यहां मिलेगा आपको, सेकंड यूनिट आपकी H2B की मिलेगी, फिर इस यूनिट में मिलेगा आपका H2A, यहां पे मिलेगा आपका H2B। तो ये प्रेजेंट होता है टेट्रामर में, H2A H2B H2A और H2B। ठीक है, टेट्रामर, टेट्रामर ये भी एक एग्जाम में आया था। कौन से ऐसे स्टोन है, वो कौन से ऐसा स्टोन है जो टेट्रामर फॉर्म में प्रेजेंट होता है डीएनए में? H2A H2B H2A और H2B, ये टेट्रामर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद इनके जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कि ये और एक ये H3 और H4, सेम नीचे आपका H3 और नीचे आपका H4। ठीक है, ये था जो हमारा डीएनए है। डीएनए है वो लीनियर फॉर्म में है, जब उस पे हिस्टोन बाइंड किए फिर इसकी कॉइलिंग हुई यहाँ पे डीएनए की, यहाँ पे फिर यहाँ पे हिस्टोन है, फिर डीएनए ने कॉइलिंग की, फिर आगे बढ़ा। तो ये जो यूनिट है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम।
1 यूनिट, जिसमें आपके ये प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ ये न्यूक्लियोसोम। अब ऐसे डीएनए में जब आपका डीएनए से क्या बनेगा, क्रोमेटिन, ये आपका क्रोमेटिन दिखाई दे रहा है आपको। क्रोमेटिन के बाद क्या बनेगा, क्रोमोसोम। क्रोमेटिन के बाद बनेगा आपका क्रोमोसोम। ऑब्वियसली बात है, ये क्रोमेटिन लीनियर फॉर्म है, लीनियर फॉर्म से आपका क्या बनेगा, क्रोमोसोम। और सुपर कॉइलिंग होगी, उसमें ज्यादा न्यूक्लियोसोम की रिक्वायरमेंट होगी, और इनका जो डिस्टेंस है वो नजदीक आ जाएगा, क्योंकि कॉइलिंग ज्यादा होती जाएगी। तो उसमें क्या होंगे, पॉलीन्यूक्लियोसोम। तो अगर आपसे पूछे जो क्रोमोसोम है या न्यूक्लियस में जो डीएनए फॉर्म में जो क्रोमोसोम होता है, या क्रोमोसोम में उसको किस फॉर्म में होता है पॉलीन्यूक्लियोसोम। पॉलीन्यूक्लियोसोम, ये एक एग्जाम में पूछा गया था कि आपका क्रोमोसोम है, उसकी बेसिक यूनिट क्या है, न्यूक्लियोसोम है, लेकिन वो किस फॉर्म में होता है, पॉलीन्यूक्लियोसोम। ये भी आपसे ऑप्शन में आ सकता है। उसके बाद इसी में हमने बहुत अच्छा कंसेप्ट किया है, ये बच्चे ध्यान रखना इस चीज को। अब ये सारे के सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हमने बोला था कि जो हिस्टोन है वो बेसिक अमीनो एसिड का बनता है, बेसिक अमीनो एसिड का। लेकिन ज्यादा आपको पता है बेसिक अमीनो एसिड कौन कौन से, अमीनो एसिड के 3 टाइप है, बेसिक, एसिडिक और न्यूट्रल। ठीक है, बेसिक अमीनो एसिड जो हिस्टोन में प्रेजेंट होते हैं वो लाइसिन और अर्जिनिन, ये 2 अमीनो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा गया है, गेट में पूछा गया है, और जो एफएसएल का एग्जाम है एसएससी का, उसमें पूछा गया था, हरियाणा साइंटिफिक स्टाफ में पूछा गया था कि लाइसिन कौन सा ऐसा अमीनो एसिड में है जो हिस्टोन में प्रेजेंट होता है ज्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। ये होता है, ये दोनों के दोनों क्या है, बेसिक अमीनो एसिड होते हैं। तो हिस्टोन में ये अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद इसी उसमें अगर हम देखें कि सेल में आपकी जो इतना भी हमने जो डिस्कस किया है, इसको लिंकर हिस्टोन बोलते हैं। ये आपके न्यूक्लियोसोम की मेन सेंट्रल यूनिट है। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, कंप्लीट हमारा जो डीएनए पे है मोस्टली वो डिस्कस हो चुका है। जो लास्ट टॉपिक है इसी क्लास का, वो हम आरएनए पे थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफी एग्जाम में वहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। एफएसएल में भी मैंने देखा है, एसएससी में, हरियाणा में भी मैंने देखा है, इस एरिया को अभी हम कवर करने जा रहे हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं बात करूं टाइप ऑफ आरएनए की, टाइप ऑफ आरएनए में क्या है, टाइप्स ऑफ आरएनए हमने डिस्कस किए थे। आरटीएम इसकी सीक्वेंस थी, ये होता है, ये ज्यादा होता है। राइबोसोमल आरएनए ज्यादा होता है, फिर उसके बाद ट्रांसफर आरएनए, फिर एमआरएनए। एमआरएनए ज्यादा स्टेबल नहीं होता, इसलिए सेल में बहुत कम मात्रा में ही पाया जाता है। अब टाइप ऑफ आरएनए क्या है, पहले अगर हम डिस्कस करें इसके ऊपर, एमआरएनए। एमआरएनए कहां बनता है, ये सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। जब न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन, तो क्या बनाएगा, वो एमआरएनए बनाएगा। ये आपका एमआरएनए है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब ये एमआरएनए क्या होगा, न्यूक्लियस में जब ये बाहर आएगा, एज इट इज एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर नहीं आ सकता। वो क्या होता है, एक तो स्टेबल नहीं होता, 2 रीजन के लिए वो बाहर नहीं आ सकता। पहला रीजन एमआरएनए स्टेबिलिटी, दूसरा रीजन जो है इसका ट्रांसपोर्ट। स्टेबिलिटी के कारण ऐसे एज इट इज एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर नहीं आ सकता, उसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होती है। क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, वो बहुत जरूरी है एमआरएनए के लिए, क्योंकि सेल जो है, सेल सिस्टम जो है, इसी चीज को डिटेक्ट करता है। अगर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन नहीं हुई है एमआरएनए में, तो डेफिनेटली इट इज प्रोन टू क्या, डैमेज, डिग्रेड, वो इजी से डिग्रेड होगा, और वो
ट्रांसपोर्ट भी नहीं हो पाएगा, डिग्रेड होगा तो वो अनस्टेबल होगा, और दूसरा वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। अब ऐसा क्या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता है जिससे एमआरएनए स्टेबल बन जाता है, या वो इजी से ट्रांसपोर्ट कर लेता है, न्यूक्लियस से वो बाहर आता है, कहां पे, साइटोसोल में। क्योंकि न्यूक्लियस से बाहर आने के लिए साइटोसोल में अगर ये प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म या साइटोसोल में, तो अब क्या होगा, ट्रांसलेशन प्रोसेस होगा, प्रोटीन सिंथेसिस एमआरएनए से ही होता है। यही इंपॉर्टेंस के लिए, स्टेबिलिटी और ट्रांसपोर्ट के लिए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है। अब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है वो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली बात, जो 5 प्राइम एंड है, ये क्वेश्चन पूछा गया था यहां से, 5 प्राइम एंड जो एमआरएनए का है उस पे कैपिंग होती है, कैपिंग, ठीक है। 3 प्राइम एंड जो है, ये वाला 3 प्राइम एमआरएनए का, इस पे आपकी पोली ए ए बनती है। ए से क्या बन गया आपका एडेनिन, पोली ए, बहुत सारे 200 से 250 यूनिट पोली ए एडेनिन जुड़ते हैं। अगर ये दोनों चीजें हो गई है एमआरएनए पे न्यूक्लियस में, क्या 5 प्राइम एंड पे कैपिंग होगी, ऐड होगा, और मैं बताऊंगा आपको क्या ऐड होगा, और ये एक एग्जाम में पूछा गया, एमआरएनए के 5 प्राइम एंड पे क्या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एमआरएनए की जो फंक्शनिंग है उसके लिए। और पोली ए टेल ऐड होती है, ठीक है, कहां पे, आपकी न्यूक्लियस से, तभी ये ट्रांसपोर्ट। अगर ये दोनों चीजें हो गई तो इजी से एमआरएनए स्टेबल भी होगा, डिग्रेड नहीं होगा, और ट्रांसपोर्ट भी वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में इजी से आ सकता है, ठीक है, समझ में आया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज। अब कैपिंग किस चीज की होगी, एक एग्जाम में आया था, 7 मिथाइल ड्यूनोसिन, ये ऐड होता है 5 प्राइम एंड में, 7 मिथाइल ड्यूनोसिन, ठीक है। 7 मिथाइल ड्यूनोसिन, ये 5 प्राइम एंड पे ऐड होता है, ठीक है। जब ये एमआरएनए के 5 प्राइम एंड पे ऐड हो जाएगा, यहां पे जुड़ जाएगा, इस पॉइंट पे अगर ये जुड़ गया तो स्टेबिलिटी बढ़ने का काम करेगा, ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करेगा और ट्रांसलेशन में भी हेल्प करेगा। वो मैं बताऊंगा जब ट्रांसलेशन करेंगे उस प्रोसेस में, वो कैसे किस तरीके से वो हेल्प करता है। पोली ए टेल ऐड होगी 3 प्राइम एंड पे, बहुत सारे ए ऐड हो जाएंगे, ये एमआरएनए है। 5 प्राइम एंड पे आपका क्या हो गया, ग्योनोसिन, 7 पोजीशन पे मिथाइल ऐड हो गया, उसके बाद ए ऐड हो गए, ए बहुत सारे ए ऐड, पोली ए टेल 3 प्राइम एंड पे, पोली ए टेल, ये ट्रांसपोर्ट, स्टेबिलिटी और ट्रांसलेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, ठीक है। 3 प्रोसेस में, तीसरा अभी मैंने बताया, स्टेबिलिटी, ट्रांसपोर्ट, एंड बाद में जब साइटोसोल में आ जाएगा ट्रांसक्रिप्ट, वो क्या करेगा, हेल्प करेगा ट्रांसलेशन में, ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब ये था हमारा एमआरएनए के ऊपर। नेक्स्ट जो है, इसी में अगर हम बात करें, एक इंपॉर्टेंट चीज और रह गई यहाँ पे, अगर ये दोनों चीजों पे 5 मिथाइल ग्योनोसिन और पोली ए, ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो न्यूक्लियस में होती है उससे मिल जाता है। अगर ये ऐड ना हो तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम होंगे, एक्सोन्यूक्लियस, वो इस एमआरएनए को क्या कर देंगे, चॉप अप कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे और डैमेज, एमआरएनए खत्म। क्योंकि उन एक्सोन्यूक्लियस ने इसको डिटेक्ट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे ना तो 5 प्राइम कैपिंग हुई है और ना ही 3 प्राइम एंड पे पोली ए ऐड हुआ। अगर ये ऐड नहीं होगा तो वो क्या कर देगा, चॉपिंग करके एमआरएनए डिग्रेड, कौन, एक्सोन्यूक्लियस। जो 5 प्राइम एंड पे काम करेगा एक्सोन्यूक्लियस, उसको बोलते हैं 5 प्राइम एंड एक्सोन्यूक्लियस। जो 3 प्राइम एंड पे स्टार्टिंग करेगा इसकी चॉपिंग करना, उसको बोलते हैं 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस। बच्चे ध्यान रखना, आपसे पूछ सकता है एक्सोन्यूक्लियस कहां प्रेजेंट होता है, कितने टाइप का होता है। 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस कहां से ब्रेक करता है, किस चीज को डिटेक्ट करता है, 5 प्राइम कैपिंग को। अगर 5 प्राइम कैपिंग नहीं हुई तो एक्सोन्यूक्लियस इसको डिटेक्ट करके डैमेज कर देगा, डिग्रेड कर देगा, चॉपिंग कर देगा। पोली ए टेल कौन डिटेक्ट करता है, 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस। अगर पोली ए टेल ऐड नहीं हुई, इसको एक चॉपिंग करना स्टार्ट कर देगा, एमआरएनए डिग्रेड, ठीक है। 2 एक्सोन्यूक्लियस काम करते हैं एमआरएनए।
उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टीआरएनए के ऊपर। टीआरएनए के बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, वो देखेंगे। स्टेबिलिटी की बात होगी एमआरएनए की। एमआरएनए क्यों स्टेबल नहीं होगा, होता क्या रीजन होते हैं एमआरएनए कम है, ये आरटीएम सीक्वेंस मैंने बनाई इसलिए आपको जल्दी समझ में आएगा। अब बात करेंगे हम टीआरएनए। टीआरएनए होता है ट्रांसफर आरएनए, जो कि ट्रांसलेशन प्रोसेस में हेल्प करता है, क्योंकि टीआरएनए से क्या बाइंड करते हैं, अमाइनो एसिड। एक अमाइनो एसिड एक टीआरएनए का स्पेसिफिक होता है। तो सेल में जो अमाइनो एसिड है लगभग 20 अमाइनो एसिड जो है वो ट्रांसलेशन प्रोसेस में आगे आते हैं। तो डेफिनेटली 20 अमाइनो एसिड के लिए हमें क्या चाहिए, 20 टीआरएनए चाहिए। हमारे पास वेरिएबिलिटी है यहाँ पे 20 अमाइनो एसिड 20 टीआरएनए, मतलब एक अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिक एक अमाइनो होता है, टीआरएनए होता है। एक अमाइनो एसिड कोई है लाइसिन, अर्जिनिन, वेलिन, लाइसिन, कोई भी ग्लूटामिन, उनके लिए अलग अलग टीआरएनए होगा। क्यों होगा, उसकी सीक्वेंस स्पेसिफिक डिटेक्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं टीआरएनए जो है वो क्या काम आता है, ट्रांसलेशन में है, क्योंकि अमीनो एसिड से वो बाइंड करता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है टीआरएनए में, टीआरएनए का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो टीआरएनए है वो लगभग क्या होता है 75 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। 75 न्यूक्लियोटाइड एक टीआरएनए, एक टीआरएनए की बात करूं उसमें 75 न्यूक्लियोटाइड्स है, न्यूक्लियोटाइड्स। टीआरएनए क्लोवर लीफ मॉडल होता है, क्लोवर लीफ मॉडल है, ठीक है। अभी मैं बनाऊंगा क्लोवर लीफ मॉडल कैसे। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टीआरएनए की आर्म्स होती है, भुजाएं जिसको बोलते हैं, ठीक है। वो कितने टाइप की होती हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं बात करूं आपकी जो इंपॉर्टेंट आर्म्स है उनमें जो है 4 है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कितनी आर्म्स है, कितने टाइप के बेस पे होते हैं, एक्सेप्टर, ठीक है, एंटीकोडोन, उसके बाद आपका टी साइसी आर्म, उसके बाद आपका जो थर्ड है वो है आपकी डी आर्म, डी आर्म, ठीक है। ये 4 इंपॉर्टेंट है, और वेरिएशंस भी हैं, और भी होती है इसमें, लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए 75 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। तो मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, ये आर्म्स क्या क्या होती है और ये कहां प्रेजेंट होती है टीआरएनए में, कैसे होती है। टीआरएनए को अगर हम देखा जाए, ये टीआरएनए का एक स्ट्रक्चर है। क्लोवर लीफ मॉडल, ठीक है, क्लोवर लीफ मॉडल आपको दिखाई देगा इसमें। यहां पे जब एक टीआरएनए, यहां पे अमीनो एसिड का ये 3 प्राइम एंड है, ये जो सीक्वेंस है एक एग्जाम में पूछी गई थी 3 प्राइम एंड पे टीआरएनए की क्या सीक्वेंस है। जो सीक्वेंस होती है 3 प्राइम एंड पे वो सी सी और ए सीक्वेंस होती है, मींस सी सी ए 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है। ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होती है, और इसी सीक्वेंस को डिटेक्ट करके क्या करता है, एक अमीनो एसिड यहाँ पे बाइंड करता है, यहाँ पे एक अमीनो एसिड बाइंड करता है, ठीक है। अब ये जो होती है 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं यहाँ पे, इनको इसको बोलते हैं एंटीकोडोन, एंटीकोडोन आर्म, ठीक है। इसके बाद जो इसमें और जो इंपॉर्टेंट है, एक होती है आपकी एंटीकोडोन होगी, एक आपकी टीवाईसी होगी, एक आपकी डी, ये है आपकी टी साइसी, ये आपकी डी आर्म है, ठीक है। ये टी साइसी होगी, ये आपकी डी आर्म होगी, ये आपकी एंटीकोडोन होगी, और ये आपकी एक्सेप्टर है। एक आपकी इसमें वेरिएंस भी आता है, जो वेरिएबल स्ट्रैंड है वो भी होती है कि ये वेरिएबल्स है, ये यहाँ पे ये वेरिएबल दिखाया गया है, इसको वेरिएबल आर्म बोलते हैं।
यहाँ पे बेस पेयरिंग होगी, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा क्योंकि डबल स्टैंड है, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। ठीक है, ये आपका टीआरएनए का स्ट्रक्चर है। लेकिन स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, हम स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं, हम कोई ड्राइंग डिजाइन करके कुछ नहीं होना है। क्वेश्चन कहां से पूछा जा सकता है? पहली तो बात एंटीकोडॉन, एंटीकोडॉन आर पे 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, यही ये एमआरएनए है आपका। ठीक है, जब ये 3 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड इसका ये है, ये 3 प्राइम एंड है, यहां से ये देख रहे हैं, ये 5 प्राइम एंड होगा। बच्चे कंफ्यूज यहां होते हैं, जब ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड है तो ये एंड एमआरएनए का क्या होगा आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम अपोजिट। इसी को ये स्टेनस करती है, यहां पे इसके न्यूक्लियोटाइड होंगे 1 2 3। ठीक है बच्चे, अब जो नेक्स्ट क्लास होगी जिसमें हम ट्रांसलेशन प्रोसेस में डिस्कस करेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि 5 प्राइम एंड एमआरएनए में ये होता है, कौन सा न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है, और 3 प्राइम एंड। तो देखिए ये थी 5 प्राइम इसकी एमआरएनए टीआरएनए की, ये थी 3, तो 5 लिख सकता हूं मैं इसको, यहां से जब नीचे आएंगे ये 3 होगी, एमआरएनए इसका अपोजिट 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, यहां पे 3 कोडोन होंगे, 3 कोडोन। इनको सेंस करके कोडोन को, कोडोन होते क्या है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, एजीसीटी न्यूक्लियोटाइड, इनको सेंस करके यहाँ पे एंटीकोडोन लगे होते हैं जो इसको सेंस करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड बाइंड करता है। ये स्पेसिफिसिटी होती है। ठीक है, कोडोन को सेंस करके एंटीकोडोन के अकॉर्डिंग टीआरएनए पे अमीनो एसिड बाइंड करता है और ट्रांसलेशन प्रोसेस को स्मूथली प्रोसीड करता है। ये था हमारा टीआरएनए से रिलेटेड। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो एक्सेप्टर आर्म है, ये जो आर्म है एक्सेप्टर आर्म है, ठीक है, इस पे कितने न्यूक्लियोटाइड है वो इंपॉर्टेंट है, या बेस पे, ये एग्जाम में आया, ये दिख रहे हैं आपको यहाँ पे बॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट्रिटी, इस पे बेस पेयर होते हैं 7। बच्चे इसको रट लेना, एक्सेप्टर आर्म, एक्सेप्टर आर्म पे कितने बेस पेयर होते हैं 7 बेस पेयर। ठीक है, उसके बाद आपका डी है और दूसरा आपका डी आर्म, डी आर्म की मैं बात करूं, डी से ही दिखाई दे रहा है आपको, ऐसा लगता है कि 4 जैसा स्ट्रक्चर, 4 बेस पेयर होते हैं। ठीक है, डी ऐसा लगता है जैसे आपका 4 जैसा स्ट्रक्चर है, आप याद रख सकते हैं 4 बेस पेयर। टी साइसी और एंटीकोडोन, टी साइसी और एंटीकोडोन जो आर्म होती हैं, ये दोनों आर्म जो होती हैं इन पे 5 बेस पेयर होते हैं, 5 इस पे और 5 इस पे, काउंट कर लेना, आप स्ट्रक्चर देख लेना, 5 इस पे होंगे 5 इस पे होंगे, टी साइसी और एंटीकोडोन 5, डी आर्म पे 4, एक्सेप्टर आर्म पे आपका 7 बेस पेयर। ये एक एग्जाम में पूछा गया था, मैचिंग करवाने के लिए भी आया था एग्जाम में, आपसे पूछा भी गया था कितनी आर्म्स होती हैं और कौन कौन सी यहाँ पे कितने आपके बेस पेयर होते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हमने टीआरएनए से, आपका एमआरएनए से, आपका राइबोसोमल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक लास्ट में राइबोसोम रहता है उस पे हम डिस्कस करते हैं राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए, इस पे एक क्लास में अभी लास्ट क्लास में भी डिस्कस हुआ था राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, प्रचुर मात्रा में मिलता है, ये 50 to 80% ये सेल में पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि एक सीक्वेंस बताई थी हमने आरटीएम, बच्चे याद रखना है इसको, आर ज्यादा टी ज्यादा एम से। ठीक है, ट्रांसफर और मैसेंजर आरएनए। राइबोसोमल आरएनए जो होते हैं उनमें क्या होता है, राइबोसोम्स यूनिट होती है, राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम जो बाइंड करते हैं, आपने सुना होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाइंड करते हैं, किस कौन से रेटिकुलम से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और ये किसका करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, ये याद रखना। राइबोसोम कहां पे बाइंड करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बाइंड करते हैं, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ, ये रफ पे बाइंड करते हैं और ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। अब जो राइबोसोमल्स हैं वो कितने टाइप के हैं, अब देखिए यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट है,
इसमें आप देखिए दो चीजें हैं। पहली चीज आपका आरएनए, ब्रेक डाउन कर दो इसको। दूसरा आपका राइबोसोम। राइबोसोम हमें पता है वो प्रोटीन यूनिट से बनता है, प्रोटीन यूनिट से बनता है। आरएनए क्या है आपका जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक या आप बोल सकते हैं। तो दो चीजों का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, एक प्रोटीन है और एक जेनेटिक है। तो यहाँ पे हम प्रोटीन को कैसे देखते हैं, या राइबोसोम जो होते हैं यूकैरियोटिक के अंदर कितने टाइप होते हैं। यूकैरियोटिक के अंदर 80S राइबोसोम होता है, 80S। अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक के अंदर, उसमें क्या होता है 70S। प्रोकैरियोटिक हो गया बैक्टीरिया जिसमें आते हैं, आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपका क्लोरोप्लास्ट। बच्चे ये भी एग्जाम में आया 70S राइबोसोम किस किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में। 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक का फंक्शन, यूकैरियोटिक में पाया जाता है। लेकिन 80S राइबोसोम की दो यूनिट होती है। पहली यूनिट लार्ज आपका राइबोसोम, लार्ज जिसको हम 60S बोलते हैं, और स्मॉल जिसको हम क्या बोलते हैं 40S। अब 60S की यूनिट है वो क्या क्या है, 60S जो है S क्या है, ये राइबोसोम की जो यूनिट है उसको बोलते हैं श्वेतवर्ग। ये भी एग्जाम में पूछा गया था, राइबोसोमल यूनिट क्या है, श्वेतवर्ग S होता है। कई बार S से हम सेडिमेंटेशन रेट भी दिखाते हैं, श्वेतवर्ग के साथ सेडिमेंटेशन रेट, उसी के अकॉर्डिंग हम राइबोसोमल यूनिट को सेंट्रीफ्यूज करके सेडिमेंट कर लेते हैं कि ये 60S है, ये 40S है, स्मॉल 40S। अब 60S में भी क्या होता है, तीन राइबोसोम यूनिट प्रेजेंट होती है 60 में। पहली 28S, दूसरी 5.8S, तीसरी 5S। ठीक है, तीसरी होती है आपकी 5S। तो बच्चे इसको याद रखना, 5.8S, 5S, 28S, ये तीन 60S की क्या है यूनिट्स है। 40S किससे बनता है, ओनली 80S राइबोसोमल आरएनए। यहाँ पे भी राइबोसोमल आरएनए, इन सभी पे राइबोसोमल। ठीक है, ये था आज का हमारा 80S में दो यूनिट होती है, लार्ज एंड स्मॉल। लार्ज 60S श्वेतवर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन रेट से इसको देखा जाता है। 60S यूनिट में 28S, 58S, 5.8S और 5 और 40 में आपका 18S। ये था आज का हमारा जो राइबोसोम से रिलेटेड है, राइबोसोमस पे हमने डिस्कस किया। और जो भी हम राइबोसोम है उसमें देखते हैं, इसमें क्या होता है, ये आरएनए जो होता है वो ये न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन भी बोलते हैं इसको, न्यूक्लियो प्रोटीन, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस यूनिट भी है। न्यूक्लियस क्या आरएनए, प्रोटीन क्या है राइबोसोम। ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक, आज की इस क्लास में हमने डिस्कस किया कंप्लीट हमारा जो डीएनए से रिलेटेड है वो चैप्टर 3 क्लास में हम फिनिश कर चुके हैं। और जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इन्हीं से आएगा, ये मेरी गारंटी है। आप बेसिक पे वर्क करें, आप कोई भी एमसीक्यू की बुक उठा के देख लेना। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी इसी चैप्टर से रिलेटेड या इन क्लासों से रिलेटेड, वो हम एमसीक्यू करेंगे। हम आपको दिखाएंगे कि आप कैसे एमसीक्यू को सोल्व करते हैं विदाउट एनी एफर्ट। आप विद इन सेकेंड आप उसका आंसर बता देंगे कि ये इसका आंसर होगा। सिर्फ आपको बेसिक वर्क करना है। हम चाहे ये जो क्लास आपके एफएसएल के लिए है या बच्चा हायर स्टडी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, यू कैन गो फॉर दिस नविता क्लासेस वीडियो लेक्चर। आप सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लासेस आपकी ऐसे ही होंगी, नविता क्लासेस आप सभी के लिए यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। हम आप लोगों के साथ हम मेहनत कर रहे हैं ताकि एफएसएल का एग्जाम जल्दी से जल्दी हो और बच्चे अपनी जो प्रिपरेशन है उसमें स्पीड पकड़ें। और आप सभी साथियों का जो भी हमारे चैनल से जुड़ा है उन सभी का सिलेक्शन हो एफएसएल में किसी भी पोस्ट के लिए, सीनियर साइंटिस्ट की पोस्ट है, चाहे साइंटिस्ट की पोस्ट है, चाहे लैब अटेंडेंट, असिस्टेंट, डार्क रूम अटेंडेंट, सभी का सिलेबस सेम है जो अभी इस यूनिट में चला हुआ है। आप
वीडियो को ध्यान से देखें, इनके नोट्स बना लें और वैसे हम पीडीएफ फॉर्मेट में आप तक पहुंचाने का जरूर काम करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू ऑल।